स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत में जीएसटी कलेक्शन को देखकर शहबाज शरीफ की रातों की नींद उड़ गई है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक भारत का जीएसटी कलेक्शन 2,08,745 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं पाकिस्तान में आईएमएफ से मिले कर्जे में से भी 5800 अरब की टैक्स चोरी हो गई है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। कर्जों के पहाड़ अंबार लग गए जिसमें हम इसके बोझ तले दब चुके हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अप टू अस। फैसला हमने करना है कि क्या कर्जों की जिंदगी बसर करनी है या इज्जत और वकार की जिंदगी बसर कर। दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। कर्ज की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, बट आई थिंक उसका वक्त खत्म हो गया। अब हमें जिंदा कौम की तरफ हम इंशाल्लाह जिंदा हम रहेंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। ये तीनों शब्द पाकिस्तानी हुक्मरानों के खून में है। देखिए कैमरे के सामने हजारों लोगों की भीड़ में भारत के जीएसटी कलेक्शन पर जलनखोरी की बीमारी से ग्रस्त शहबाज शरीफ ने कैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से आगे निकलने की बात कहकर सफेद झूठ बोल दिया। भारत में जीएसटी कलेक्शन, पाकिस्तान में बढ़ी टेंशन। शहबाज के दिमाग में केमिकल लोचा। जीएसटी से भारत का खजाना फुल। एक तरफ 25.15 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड कलेक्शन से हिंदुस्तान का खजाना ओवरफ्लो कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम को आईएमएफ का कर्ज मिलने के बाद भी फिर कटोरा उठाने की नौबत आ गई है। एक तरफ हिंदुस्तान में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 12.9% ज्यादा हुआ है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में टैक्स चोरी की वजह से वहां की सरकार को 20 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। मतलब पाकिस्तान की सरकार मुल्क चलाने के नाम पर दुनिया के सामने कटोरा फैलाकर जो कुछ भी लाती है उसे पाकिस्तान के टैक्स चोर डकार जा रहे हैं और आम आवाम को आटा दाल भी नसीब नहीं हो रहा है। इसलिए शहबाज के पास बिलबिलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। पाकिस्तान में 5800 अरब की टैक्स चोरी। टैक्स चोरी का यह आंकड़ा पाकिस्तानी रुपए में है। यह आंकड़ा पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 6.9% है। 2022 से 2023 के दौरान लगभग 5800 अरब पाकिस्तानी रुपए की टैक्स चोरी। पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 6.9% रुपया टैक्स चोरी में गायब। हिंदुस्तान ने जीएसटी से 25.15 अरब डॉलर यानी 2097 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा किए। हिंदुस्तान का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 12.4% है। यही अंतर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स में। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का हाल यह है कि वो बीते साल दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन आखिरी समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के बेल आउट पैकेज ने उसे कुछ समय के लिए बचा लिया। लेकिन इस समय पाकिस्तान एक बार फिर से आईएमएफ के सामने हाथ फैलाए खड़ा है और खुद को बचाने के लिए आर्थिक मदद की अपील कर रहा है। पाकिस्तान में इस समय लोग किसी भी तरह देश से निकलकर भाग जाने की फिराक में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को अगर पिछले साल आईएमएफ से लोन नहीं मिला होता तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता। हालांकि एक बार फिर से पाकिस्तान उसी हालत में फंस गया है। पीएम शहबाज इस्लामाबाद के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अधिकारियों को सम्मानित करने पहुंचे थे, जहां बोलते बोलते शहबाज को यह भी समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल गए और शहबाज शरीफ ने कह दिया कि पाकिस्तान कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो भारत या उससे भी बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा।
शहबाज के राज में पाकिस्तान में महंगाई और भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि सैकड़ों लोगों के सामने शहबाज ने कह दिया कि भ्रष्टाचार के चलते पाकिस्तान को राजस्व का 3 गुना नुकसान हो रहा है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी आवाम को 2 जून की दाल रोटी के लिए भी हाड़ तोड़ संघर्ष करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान के बाद आपको झारखंड से खबर बता रहे हैं, जहां झारखंड में हुए एक और कैश कांड ने देश को हिला दिया है। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के नौकर के घर से नोटों का अंबार बरामद हुआ। नोटों के इतने बंडल कि सुबह से रात हो गई, लेकिन नोट गिनने वाली मशीन अब भी चालू है। कहां से आए इतने नोट? पैसों का ये पहाड़ किसका है? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। पैसा ही पैसा, इतना कि गिनते गिनते मशीन हांफने लगी। नोटों की गड्डियां ही गड्डियां, बंडल बनाकर करप्शन के इस काली कमाई को ईडी के अधिकारी नोट कर रहे हैं। 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ और इससे भी ज्यादा। और नोट ही नहीं, ज्वेलरी भी, जिसकी कीमत आंकी जा रही है। ईडी के अधिकारी भौचक्के हैं। कहां से आया इतना पैसा? किसकी है ये पाप की कमाई? करप्शन का जाल कहां तक फैला है? नोटों के बंडल इसका सबसे ताजा उदाहरण है। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर के यहां छापेमारी हुई। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। जो पैसों का पहाड़ आपकी स्क्रीन पर है, ये मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर के घर से बरामद हुआ है और उसी राज्य में बरामद हुआ है जहां के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करप्शन केस में जेल में हैं। उसी राज्य से बरामद हुआ है जहां इससे पहले कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से 300 करोड़ बरामद हुए थे। ये वही राज्य है झारखंड, जहां की 37% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। नोट का बिस्तर बिछाकर सोने वाला वो कौन है जिसके ये करोड़ों रुपए हैं, ये भी सामने आएगा। लेकिन इस केस में जो अब तक सामने आया है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। ईडी की छापेमारी वीरेंद्र के राम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में की जा रही है। वीरेंद्र राम झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर हैं। वीरेंद्र राम को ईडी ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। वीरेंद्र राम पर ग्रामीण विकास विभाग की कई योजनाओं को लागू करने में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। पिछले साल ईडी ने आरोप लगाया था कि वीरेंद्र के राम ने ठेकेदारों को टेंडर के बदले कमीशन के रूप में कथित रूप से आपराधिक आय कमाई। 2019 में वीरेंद्र राम के एक सहयोगी के यहां से भी भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 30 करोड़ से ज्यादा के नोट ही नोट जो आप देख रहे हैं, कि इसकी कहानी 10,000 के रिश्वत केस की गिरफ्तारी से शुरू हुई थी। नवंबर 2019 झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने वीरेंद्र राम के सहयोगी जूनियर इंजीनियर सुरेश वर्मा को ठेकेदार से 10,000 की घूस लेते पकड़ा। सुरेश वर्मा के घर एसीबी ने छापेमारी में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की। तब सुरेश वर्मा ने दावा किया था कि ये पैसे वीरेंद्र राम के हैं और उनके रिश्तेदार ने पैसे रखने को दिए थे। ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया और वीरेंद्र राम ने बयान दर्ज कराया कि ये पैसे मंत्री को भी पहुंचाए जाते थे। ये पहली बार था जब मंत्री आलमगीर आलम का नाम सामने आया और इसी जांच के दौरान ही आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल का नाम भी सामने आया, जिनके नौकर के घर पकड़े गए पैसों को गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी। हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो एक अनुभवी देखकर ही रखते हैं।
इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। पैसा सामने है, कोई दलील की गुंजाइश नहीं दिख रही है। चुनाव के ऐन बीच कांग्रेस की गाड़ी फंस गई है। झारखंड कैश कांड ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। आलमगीर आलम 4 बार से कांग्रेस के विधायक हैं। वो पाकुड़ सीट से वर्ष 2000, 2005, 2014 और 2019 में विधायक चुने गए। अक्टूबर 2006 से दिसंबर 2009 के बीच आलमगीर आलम झारखंड विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में जब झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी तो मंत्री बने। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा, और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों। आलमगीर आलम अपने निजी सचिव से पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन झारखंड की वर्तमान महागठबंधन की सरकार कैसे पीछा छुड़ाएगी? चलिए, अजमेर से इस बीच बड़ी खबर यह है कि जॉली LLB 3 की जो शूटिंग मामले में अपडेट ये है कि वकील की छवि धूमिल करने का आरोप लगा है। फिल्म में छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए दावा भी पेश किया गया था। आज सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर दिए गए थे। अक्षय कुमार, अरशद वारसी सहित 6 के खिलाफ ये नोटिस जारी किए गए थे। तामील नहीं होने पर फिर से नोटिस जारी किया जाएगा। प्रताप होटल और DRM ऑफिस में नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मामले की सुनवाई अब 8 मई को फिर से होगी। तो तालीम नहीं करने पर फिर से नोटिस जारी किया जाएगा। 8 मई को फिर से होगी सुनवाई। जॉली LLB 3 की शूटिंग हो रही है। वकील की छवि धूमिल करने का आरोप लगा है इन सभी पर। चलिए, अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर कई बार ये बयान दे चुके हैं कि POK भारत का है और इसके लिए जान भी कुर्बान है। POK वापस लेने की मांग भी उठती रही है और POK को वापस लाने के लिए सरकार की तरफ से बयान भी दिए जाते रहे हैं। लेकिन POK की भारत वापसी का तरीका आखिर क्या होने वाला है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने पिछले 10 सालों में जटिल से जटिल पुराने मुद्दों का समाधान कर दिया है। क्या POK का मुद्दा सरकार की टॉप प्रायोरिटी में शामिल होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस पर बलपूर्वक कब्जा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद स्वयं भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे भारत POK को वापस ले सकता है। POK वापस लेने के 2 तरीके हैं। पहला, जनमत संग्रह और दूसरा, युद्ध। POK के अंदर जिस तरह लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के विरोध में हंगामे हो रहे हैं, भारत POK में जनमत संग्रह की मांग कर सकता है। POK वापस लेने का दूसरा तरीका है युद्ध। नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय सेना आसानी से POK पर कब्जा स्थापित कर सकती है। POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a resolution. I remind you, there is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. ऐतिहासिक दस्तावेज भी भारत का पक्ष काफी मजबूत बनाते हैं।
26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर समझौता किया था। नियमों के मुताबिक पूरी रियासत भारत का वैधानिक हिस्सा उसी वक्त हो गई थी, क्योंकि आज का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हरि सिंह के साम्राज्य का ही हिस्सा था। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर हासिल करने के लिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 5 जनवरी 1949 को भारत युद्ध विराम पर सहमत हो गया, जिसके बाद आगे बढ़ रही भारतीय सेना के कदम रुक गए और पीओके भारत के हाथ आने से रह गया। हालांकि इंडी अलायंस के सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला राजनाथ के बयान के बाद भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के बजाय लोगों को पाकिस्तानी एटम बम का डर दिखाने लगे। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला। इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं। 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और पीओके का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों के गढ़ की तरह करना एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए अब आपको खबर सवाई माधोपुर से बताते चले, क्योंकि सवाई माधोपुर से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में साफ आप देख सकेंगे कि टाइगर किस तरह कार का पीछा करते हुए दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। ड्राइवर ने कार दौड़ा ली। दरअसल कुछ लोग रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इस दौरान रणथंभौर के जंगलों के बीच उन्हें टाइगर की साइटिंग हुई, जिस पर कार सवार लोग टाइगर को देखने के लिए रुक गए। तभी अचानक टाइगर ने कार के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, जिससे कार में मौजूद लोगों की सांसें फूल गईं और सभी की जान हलक में आ गई। टाइगर ने करीब 5 मिनट तक कार का पीछा किया। वहीं वन विभाग की ओर से फिलहाल वीडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। सवाई माधोपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जंगल में गए टाइगर साइट देखने की जो इच्छा हुई, लेकिन नहीं पता था कि पीछे पीछे 5 मिनट तक इनको टाइगर दौड़ा लेगा। फिलहाल ये कार से ही तस्वीरें बनाई गई हैं। वन विभाग ये वीडियो देने के बाद कोई प्रतिक्रिया फिलहाल अभी नहीं दे पाया है, लेकिन ये तस्वीर आपको सीधे सवाई माधोपुर की दिखा रहे हैं। और व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को डराने के लिए एक नया और बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। 9 मई को रूस पूरी दुनिया को अपने फैसले से चौंका सकता है। खबर है कि 9 मई के बाद एक ऐसा अटैक होगा जिसके बाद यूक्रेन में तबाह करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। देखिए इसी पर रिपोर्ट। За победу! Ура! रेड स्क्वायर पर मिलिट्री बूट्स की धमक गूंजने लगी। सैनिकों का दस्ता नंबर 1, सैनिकों का पहला दस्ता गुजरा। दस्ता नंबर 2, रूस की फौज का दूसरा दस्ता भी आया। दस्ता नंबर 3, इसके बाद बारी आई तीसरे दस्ते की। इस बार की परेड में पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये बात साफ हो चुकी है। पुतिन की तैयारी बहुत खतरनाक बताई जा रही है। ये विक्ट्री डे परेड से पहले का जलवा है। एक तरफ यूक्रेन का युद्ध तीसरे साल में दाखिल हो चुका है और दूसरी तरफ मॉस्को में होने वाली परेड से यूक्रेन के खिलाफ बहुत ही भयानक सिग्नल नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया 9 मई का इंतजार कर रही है, जब पुतिन पर पूरी दुनिया की नजर होगी।
मई की तारीख बढ़ते बढ़ते 9 मई को बड़ा खतरा नजर आ रहा है। पूरी दुनिया की नजर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर है। 9 मई को सुबह 9 बजे दुनिया को बचाने या दुनिया को तबाह करने वाला फैसला होगा, ऐसा पुतिन के दुश्मन मानते हैं। ये परेड हिटलर की नाजी फौज को हराने की 79वीं सालगिरह का जश्न है। मॉस्को में क्या चल रहा है? मॉस्को में क्या फैसले लिए जा रहे हैं? मॉस्को के इस तेज रफ्तार वाले एक्शन से अमेरिका और नेटो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। मॉस्को में पुतिन ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसमें 9 मई से पहले उनके दुश्मनों को बहुत बड़ा खतरा नजर आने लगा है? आखिर 9 मई को क्या होने वाला है? पुतिन क्या ऐलान करने वाले हैं? क्या इसका सबसे बड़ा नुकसान ज़ेलेंस्की को होगा? क्या पुतिन यूक्रेन के टुकड़े करने का ऐलान कर देंगे? क्या पुतिन यूक्रेन युद्ध जीतने का ऐलान कर देंगे? या फिर कुछ ऐसा होगा कि बाइडेन को बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा? इस बार की परेड में हवाई एक्शन भी देखने लायक होगा। पुतिन के फाइटर जेट पूरी ताकत के साथ मॉस्को के आसमान से गुजरेंगे। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक रूस के अंदर माहौल क्या है, इसे भी समझिए, क्योंकि इस जंग में अब तक लाखों जान जा चुकी है। Во-первых, это память и преемственность поколений, и тем более сейчас в рамках СВО страна должна помнить и знать, с чем мы боролись, с чем мы боремся и с чем мы будем бороться. Поэтому он обязательно нужен, и не только в Москве, а во всех городах, как он обычно проходит, так он и должен быть. Должны поддерживать наших бойцов, и сложно говорить сейчас об этом, но мне кажется, что 9 мая по всей стране и парады, и салюты, и какие-то праздничные мероприятия должны быть отменены. इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन और रूस के इस युद्ध का अभी कोई पुख्ता नतीजा निकलकर नहीं आया है, लेकिन पुतिन की फौज हावी है और वो अकेले दम पर पूरी नेटो की पावर से मुकाबला कर रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।